ओके, कल हमने के नियरेस्ट नेबर तक कर लिया था, राइट? तो हमने यहाँ वाले पार्ट तक कर लिया था, इस वाले पार्ट तक, नियरेस्ट नेबर फाइंड करने वाले पार्ट तक, राइट? आज इसी के आगे करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। थोड़ा सा ही बचा है, गेस। हाँ, ठीक है। हमारे पास दो मेजर कोड बचे हैं, ठीक है, जो कि डीप लर्निंग के करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। दो टॉपिक्स मतलब मेजरली बचे हैं, ठीक है। वो दो टॉपिक्स हम ट्राई करेंगे, हम आज खत्म कर दें, ठीक है। एंड देन कल हम जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट रहेगा डीप लर्निंग का वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक फिर हम एआई पे शिफ्ट कर जाएंगे। ओके। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक बचे हैं डीप लर्निंग में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स का मतलब क्या होता है? देखो, अभी तक आप क्या कर रहे थे अपना, जो ये वाले टॉपिक्स हैं, दिस इज बेसिकली अ शिफ्ट फ्रॉम डीप लर्निंग टू मेन एआई पार्ट, ठीक है। अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग एक मॉडल बनाते थे, उसको ट्रेन करते थे, टेस्ट करते थे, इतना ही कर रहे थे। मशीन लर्निंग में भी यही कर रहे थे, मशीन लर्निंग में थोड़े से सिंपलर मॉडल्स बनाते थे। डीप लर्निंग के केस में हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बनाते थे, डिफरेंस यही था। अब एआई के केस में क्या होता है कि भाई जो डीप लर्निंग के मॉडल्स बना रहा हूँ ना, वही सेम चीज मैं रखता हूँ, बट व्हाट आई डू इज मैं मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स डिफाइन करके उनको एक साथ रन करता हूँ। गेटिंग अ पॉइंट? कि मैं मल्टीपल डिफरेंट मॉडल्स डिफाइन करता हूँ और उसको एक साथ रन करता हूँ, ठीक है। और मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, तो गिव मी सेकंड। तो देखो, मान लो मैंने कुछ ये लेयर थी, ठीक है, कुछ भी कनेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के कनेक्शन थे। इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से ए। एक और मेरे पास कुछ लेयर थी, ठीक है, इसके भी कुछ भी कनेक्शन हो सकते हैं, तो लेट्स से मैंने नाम दे दिया बी। एक और कोई लेयर थी, इसको मैंने नाम दे दिया सी। समझ आ रहा है? डीप लर्निंग में हम यही कर रहे थे, हम एक बी सी इस तरीके के लेयर्स को क्रिएट कर रहे थे, राइट? अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एआई, हम क्या करेंगे कि भाई जो मेरा मेन मॉडल होगा, जो मेरा मेन मॉडल होगा, दैट विल बी ए कनेक्टेड टू बी कनेक्टेड टू सी। गेटिंग अ पॉइंट? दिस विल बी वन लेयर। हम डिफरेंट मॉडल्स डिफाइन करेंगे डीप लर्निंग वाले, उनको कंबाइन करके एक साथ यूज करेंगे। गेटिंग अ पॉइंट? गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। कि भाई मैं मल्टीपल यू कैन से लेयर्स को पैरेलली रन कर सकता हूँ। यहाँ पे जो कनेक्शन है ना, ये ऐसा नहीं है कि भाई डेटा पहले ए में जा रहा है, फिर बी में जा रहा है, फिर सी में जा रहा है। डेटा एक साथ तीनों में जा रहा है, ठीक है। और एक मेरे को फाइनल आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे लेयर्स जो है वो पैरेलली प्रोसेस हो रही हैं, एक साथ तीनों लेयर्स चल रही हैं, तो आई कैन डू इवन कॉम्प्लेक्स स्टफ विद दिस, राइट? अब देखो, जब हम उसमें थे मशीन लर्निंग में, तो हम काफी सिंपल क्लासिफिकेशन कर रहे थे कि भाई पर्सन सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, इस तरीके से, राइट? जब हम डीप लर्निंग में आए, तो हम प्रॉपर वर्ड्स को मैच कर पा रहे हैं कि इसके सिमिलर वर्ड्स कौन से हैं, या फिर हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सेंटीमेंट एनालिसिस वगैरह कर पा रहे हैं, राइट? ठीक है। अभी जब आप प्रोजेक्ट पे देखोगे तो हम इमोशन क्लासिफिकेशन वगैरह कर पाएंगे, ठीक है। जब हम एआई पे जा रहे हैं, तो हम ना एआई को एक प्रोजेक्ट के थ्रू समझते हैं। एंड जो प्रोजेक्ट हम करते हैं दैट इज बेसिकली द नैनो जीपीटी, ठीक है, कि जीपीटी का एक छोटा सा वर्जन बनाते हैं। डेफिनेटली उतना ज्यादा एक्यूरेट और अच्छा रिजल्ट नहीं देता है वो, बट उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस कंप्लीशन के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। उसमें हम सेंटेंस कंप्लीशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि भाई कुछ सेंटेंस मैंने आधा लिखा, शुरुआत के तीन चार वर्ड लिखे, जो मेरा मॉडल है वो उसको कंप्लीट करेगा, तो इसके ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, एंड विच इज रिजल्ट वाइज ट्रू। जो मेरा कोड है उसके हिसाब से भी ट्रू है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी तो कोड की भी बढ़ती जा रही है ना। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो यूजुअली काफी बड़े होते हैं,
बट यहाँ पे हमने छोटा सा एग्जांपल लिया ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। या तो देखो यहाँ पे किया क्या हमने, जो ऊपर वाला काम चल रहा था वही सेम चीज करी है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने देखो एम्बेडिंग लेयर है, उसके एम्बेडिंग लेयर जो पहले बताया था मैंने, एम्बेडिंग लेयर बेसिकली वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। उसके बाद मैंने एक एनकोडर लेयर बनाई, ठीक है। मैंने एक एनकोडर लेयर बनाई, ठीक है। एनकोडर लेयर के अंदर मैंने ट्रांसफॉर्मर एनकोडर लेयर का यूज किया, ठीक है। एनकोडर लेयर कर क्या रही है कि अच्छा यहाँ पे मैंने डिफाइन किया अभी तक सिर्फ, ठीक है। एनकोडर लेयर का काम क्या होता है, एनकोडर लेयर का काम होता है कि भाई जो भी कनेक्शन स्टैब्लिश करने हैं नंबर से अगली लेयर्स के बीच में, वो स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया एनकोडर लेयर को, ठीक है। कैसे डिफाइन किया, मैंने डी मॉडल इक्वल टू एम्बेड डिम दिया, ठीक है। डी मॉडल इज माय डायमेंशन मॉडल की कितने डायमेंशन पे ये लेयर वर्क करेगी, उसको मैंने एम्बेडेड डिम दे दिया कि एम्बेडेड डायमेंशन जितने हैं, जितने डायमेंशन यहाँ से आ रहे हैं वो इसको यूज कर ले, ठीक है। उसके बाद मैंने एन हेड इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स दे दिया, ठीक है। एन हेड्स का मतलब क्या होता है कि कितने उसके अंदर लेयर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो मैं सिंपल नंबर ऑफ हेड्स पे छोड़ दिया जो कि मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। और बैच फर्स्ट इक्वल टू मतलब बैचेस में प्रोसेस करेगी चीजें। अब यहाँ पे देखो नहीं समझ आया, हमने एक न्यूरल नेटवर्क की लेयर को डिफाइन किया है, ठीक है। उसके अभी सिर्फ जो प्रॉपर्टीज हैं किस तरीके से क्या चीज होगी वो डिफाइन किया, ठीक है। एनकोडर लेयर का काम क्या है कि भाई जो एम्बेडिंग लेयर है और मेरी फाइनल लेयर्स है उसके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना, किसी भी लेयर की मैं बात करूं यही काम होता है ना। यहाँ पे जो खास बात है वो अभी आगे जाके आपको पता लगेगी, बट यहाँ पे मैंने बेसिकली अभी कुछ भी लेयर वगैरह डाली नहीं है। ये जो लेयर इक्वल टू वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ मैंने एक लेयर को डिफाइन किया है अभी कि भाई एक लेयर कैसी होगी, ठीक है। डाली नहीं है, बट कैसी होगी वो डिफाइन किया। कैसी होगी, उसके अंदर जो डायमेंशन होंगे वो एम्बेडेड इनके इक्वल होंगे, जो नंबर ऑफ हेड्स होंगे वो जब भी मैं डालना चाहूंगा तब मैं डिसाइड कर पाऊंगा, और वो बैचेस को प्रोसेस करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेल डॉट एनकोडर में मैं एक्चुअली इस एनकोडर लेयर को डाल रहा हूँ अपने मॉडल के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एन डॉट ट्रांसफॉर्म एनकोडर किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया एनकोडर लेयर, जो मैंने लेयर यहाँ पे डिफाइन करी थी, प्रॉपर्टीज वगैरह सारी आ गई। और यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ लेयर्स इक्वल टू 1 रखा है मैंने, ठीक है। मतलब मैं एक लेयर डाल रहा हूँ, मैं 2 करूंगा 2 लेयर डाल रहा हूँ, 3 करूंगा 3 लेयर डाल रहा हूँ। मतलब मेरे पास लेयर्स पहले से डिफाइंड है, बस मैं उसको मॉडल के अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और जितनी भी ये ट्रांसफॉर्मर की लेयर्स होती है ना, ये पैरेलली वर्क करती हैं। मतलब मैंने जैसे यहाँ पे मान लो 3 लिखा, तो ऐसा नहीं है कि पहले 1 के पास जाएगा डेटा, फिर 2 के पास जाएगा, फिर 3 के पास जाएगा। वो तीनों के पास एक साथ जाएगा, तीनों का एक साथ आउटपुट आएगा, ठीक। डेफिनेटली वो आपस में कनेक्टेड हो सकती है, बट सिक्वेंशियली वर्क नहीं करेंगी, पैरेलली वर्क करेंगी वो, ठीक है। देयर इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लेयर एंड ट्रांसफॉर्मर लेयर्स, कि जो नॉर्मल लेयर्स होती हैं वो हमेशा सीक्वेंशियली वर्क करती हैं, एक के बाद एक चलती हैं। और जो मेरे पास ट्रांसफॉर्मर लेयर्स होती हैं वो साथ में पैरेलली वर्क करती हैं। इसमें ना एक कंसेप्ट, इसको अगर आप टेक्निकल वर्ड्स में बोलोगे ना तो इसको बैगिंग एंड बूस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अरे, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप सिक्वेंशियल की बात कर रहे हो तो सिक्वेंशियल में क्या हो रहा है कि भाई पहली लेयर ने जो भी किया उसके ऊपर दूसरी लेयर वर्क कर रही है, उसके आउटपुट के ऊपर, उसके फिर दूसरी लेयर के आउटपुट के ऊपर तीसरी लेयर वर्क कर रही है, राइट। तो इसको बोला जाता है बैगिंग, कि भाई हम लोड को बैग करते हुए चल रहे हैं, जो भी आउटपुट है उसको बैग में मतलब जमा करते हुए चल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। बूस्टिंग पैरेलल वाले को बोला जाता है, क्यों, क्योंकि भाई मैं जब डेटा सबको एक साथ दे रहा हूं तो स्पीड बढ़ जा रही है ना, तो इसको बूस्टिंग बोलते हैं। मैं डेटा को मैं बूस्ट कर रहा हूँ, फटाफट फटाफट लेयर्स में से पास आउट करा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए बैगिंग एंड बूस्टिंग में डिफरेंस वगैरह, तो आप यही पैरेलल सीक्वेंशियल वाला डिफरेंस होता है, ठीक है। बस उसके बाद भाई एम्बेडेड डिम को मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो नॉर्मल मेरी लीनियर लेयर है ना। इसके बाद मैंने फॉरवर्ड पास किया, ठीक है। पहले एम्बेडेड लेयर से निकाला, एनकोडर लेयर से निकाला, यहाँ पे एम्बेडेड लेयर थी इससे निकाला, एनकोडर लेयर से निकाला, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे क्लास टोकन्स ले लिए, ठीक है। क्लास टोकन से मतलब होता है कि भाई इसको ना आप इस तरीके से समझो कि जब आप जेमिनी से या चैट जीपीटी से कुछ भी चैट कर रहे होते हो, जब जेमिनी से या चैट जीपीटी से कुछ भी चैट कर रहे होते हो, तो आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसने उसका आंसर दिया, आप उसे फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब क्या हुआ कि भाई जो पहले के आपने क्वेश्चन पूछे वो उसे याद है,
एक काइंड ऑफ मेमोरी हो गई। तो क्लास टोकन भी जो मेमोरी वाला पार्ट है वो क्लास टोकन के बेसिस पे ही चलता है। ठीक है। तो जब आप क्लास टोकन की बात करते हो तो बेसिकली हम समरी टाइप ऑफ ले रहे हैं पहले वाले आउटपुट्स का। ठीक है। और आप देखो लिखा भी हुआ यूज फर्स्ट टोकन एज समरी। ठीक है कि भाई जो भी डेटा मेरे लेयर के अंदर गया, ठीक है, तो जो पहला टोकन था उसको मैंने एज अ कॉन्टेक्स्ट ले लिया, एज अ समरी ले लिया, उसके आगे फिर नई चीजें आई। ठीक है। देखो जब मैं एनकोडर में डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है, जब मैं एनकोडर के अंदर डेटा डाल रहा हूँ मल्टीपल लेयर से, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो पहला टोकन आएगा मतलब पहली लेयर का आउटपुट होगा, ठीक है, उसको सिर्फ डेटा की समरी की तरह यूज करना है, कॉन्टेक्स्ट की तरह कि भाई पहले क्या होते हुए आया है। बाकी जो लेयर्स है उससे हम फिर एक्चुअली आउटपुट निकलवा रहे हैं। ठीक है, वही मतलब होता है इसके बस। और क्योंकि मैं फर्स्ट टोकन की बात कर रहा हूँ तो इंडेक्सिंग जीरो लिखी हुई है मैंने इसलिए। याद है जब ऊपर मैंने -1 लिखा था एक बार आरएन में, जब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कराए थे, तो मैंने जीरो की जगह पे -1 लिखा था। -1 का मतलब क्या होता है? नहीं, -1 का मतलब नेगेटिव तो होता है पाइथन के केस में। जब हम इंडेक्सिंग के केस में -1 का क्या रिप्रेजेंट करता है? भूल गए? इंडेक्सिंग के केस में -1 रिप्रेजेंट करता है लास्ट एलिमेंट को, जीरो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट एलिमेंट को। ठीक है। क्योंकि रिकरेंट नेटवर्क्स के अंदर हम लास्ट एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो इसमें -1 लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए हमने जीरो लिखा है कि यहाँ पे फर्स्ट टोकन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आई बात समझ? क्लियर है? बेसिकली इन दी एंड, इन दी वेरी शॉर्ट अगर मैं बताऊं, तो जो मेरे पास मल्टीपल लेयर्स थी उसमें जो पहली लेयर का पहला आउटपुट था उसको सिर्फ मैंने समरी माना। ठीक है। उसको मैंने सिर्फ समरी माना, और बाकी क्वेश्चन बाकी जो आउटपुट्स थे उसको मैंने मेन आउटपुट माना। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो आउट था उसकी वैल्यू अपडेट कर दी मैंने जो समरी वाले टोकन थे उससे। ठीक है। जो फाइनल आउटपुट है समरी वाले चीजों की बात करता हूं मैं। ठीक है। एंड समरी वाले को ही मैंने फिर मैप कर दिया फाइनल मेरे आउटपुट के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने समरी को मैप मैप किया है फाइनल आउटपुट के लिए, जिसपे मैं लास्ट में एक्टिवेशन फंक्शन लगा देता हूँ। ठीक है। तो दिस इज व्हाट अ ट्रांसफॉर्मर इज, दिस इज ट्रांसफॉर्मर लेयर। ट्रांसफॉर्मर लेयर का आप फॉरवर्ड पास वगैरह कैसे कर रहे हो वो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इन दी वेरी बेसिस ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है, मैं अपने मॉडल के अंदर ऐसी लेयर्स ऐड कर रहा हूं जो कि जिनकी बस कैपेबिलिटी है बूस्टिंग करने की, मतलब पैरेलली चलने की। ये होता है बेसिक सा मतलब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है। बात समझ आइए? कोई डाउट? नहीं? ठीक, कोड आपके पास लिखा ही हुआ है ना? अब 2 बार लिखा हुआ है क्या कोड? अच्छा, जो अगला कोड है वो बेसिकली ऊपर मैंने सिर्फ एक मॉडल डिफाइन किया है, राइट? नीचे मैंने उसका एक प्रॉपर एंड टू एंड कोड किया हुआ है। ठीक है। ये वाला कोड है जो मेरा सेंटिमेंट एनालिसिस वाला पार्ट था, उसी का एक एंड टू एंड कोड किया हुआ है। ठीक है। आप इस कोड को रीड आउट कर सकते हो। एंड या ये है बेसिकली ट्रांसफॉर्मर। जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो आपको डीप लर्निंग का लास्ट पार्ट रहता है जो कि आपको एआई पे जाने में हेल्प करता है। ठीक है। तो हमारा बहुत सारा टाइम है अभी, तो हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो भी आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो एक बार आप इस वाले कोड को रीड आउट कर लो। ठीक है। लास्ट कोड आपके कोलैब की नोटबुक्स में लास्ट सेकंड, ये वाला टाइम ट्रांसफॉर्मर का, इसके अंदर काफी सारे पोर्ट्स हैं। इसको आप एक बार रीड आउट कर लो, कोई लाइन वगैरह ना समझ आए कुछ हो तो लेट मी नो, उस पर बात कर लेंगे, और फिर हम अपने फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्या? हाँ, इसमें बस हमने ट्रांसफॉर्मर यूज किया है ना, ओनली डिफरेंस वही है।
कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, राइट। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे टाइटैनिक वगैरह में, सिर्फ बता दो भाई सर्वाइव करेगा पर्सन नहीं करेगा, राइट। उसके बाद जब हम अभी इसमें आए डीप लर्निंग में, प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, मशीन लर्निंग में जो हमारा प्रोजेक्ट था दैट वाज फेशियल रिकॉग्निशन, कि भाई फेस सेम है या नहीं है ये बता रहे थे, ठीक है। अब जब डीप लर्निंग के आप प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास इमोशन रिकॉग्निशन जाते हैं, कि भाई जो फेस है उसमें इमोशंस क्या आ रहे हैं। जब मैं एआई पे जाऊंगा तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी, आई एम ट्राइंग टू कॉपी जीपीटी, ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, देखो इन दी एंड है तो सब कुछ मशीन लर्निंग की, मैं सिखा तो मशीन को ही रहा हूँ, बट जब कॉम्प्लेक्सिटी मेरी इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है तो आई वांट न्यूअर वेज कि भाई किस तरीके से उस चीजों को मैनेज करके रखा जा सके, क्योंकि अगर एक मशीन लर्निंग के लॉजिक रिग्रेशन वगैरह से मैं एआई मॉडल बनाने जाऊंगा, जो कोड है वो हजारों लाइनों का बन जाएगा, ठीक है। बट जब मैं डीप लर्निंग पे आता हूं तो डीप लर्निंग से थोड़ा सा वो सिंप्लीफाई होता है, जब मैं एआई के प्रॉपर ट्रांसफॉर्मर्स के कंसेप्ट पे आता हूं तो और थोड़ा सिंप्लीफाई होता है। कहने पॉइंट कि भाई अभी तक डीप लर्निंग में क्या था कि जितनी भी लेयर डालनी थी आपको मैन्युअली डालनी थी, आप एक एक लेयर का नाम लिख के डिफाइन करते थे अच्छे से। अब आपको एक तरीका ऐसा मिल गया कि भाई आप 10-10 20-20 लेयर भी सिर्फ नंबर चेंज करके डाल सकते हो, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर्स इतना ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज्यादा आपकी बढ़ेगी चीजें उतनी ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगी। क्योंकि इन दी एंड जो हमारा गोल है इज टू क्रिएट अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बट जो कि टाइम बहुत कम ले रन होने में, है ना। तो उसके लिए हमें ऑप्टिमाइजेशन करती रहनी पड़ती हैं। तो ट्रांसफॉर्मर यू कैन से इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ओनली, ठीक है। हम्म, मैंने अभी बताया, मैंने बोला ओपन करने को। समझ आया कोड, कहीं भी इश्यूज तो नहीं है। अब हम चलेंगे अपने फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है। तो फाइनल प्रोजेक्ट में आपको ना एक चीज का ध्यान क्या रखना है कि अब देखो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो है इमोशन रिकॉग्निशन के ऊपर, ठीक है। कि हम बेसिकली अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना सीख रहे हैं, कि भाई एक जो फेस दिख रहा है मेरे सिस्टम को, उस पे जो इमोशंस आ रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करें, दिस इज द गोल, राइट। अब जब मैं इमोशन रिकॉग्निशन के ऊपर बात कर रहा हूं तो मैं एक सिंगल इमेज के अंदर इमोशन रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहूंगा। आई वांट कि एक एक्टिव फीड रहे, मतलब कैमरा चलता रहे और उसी में वो इमोशन चेंज होते हुए मेरे को दिखे प्रॉपर, राइट, राइट। अब इस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास है दो मेथड, ठीक है। अब आपको पता होगा कि भाई जो वीडियोस होती हैं दे आर जस्ट लाइक इमेजेस बट विच आर मूविंग वेरी फास्ट, पता था आपको ये बात। जो वीडियोस होती हैं एक्चुअली वीडियोस का कोई फॉर्मेट एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। हाँ, दीज आर जस्ट इमेजेस जो कि आपकी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा फास्ट प्ले की जाती हैं। आपने वो वाली बुक्स देखी होंगी जो ऐसे फ्लिप बुक्स होती हैं, अगर आप जब मतलब अलग अलग ड्राइंग्स होती हैं फ्लिप करते हो तो वो इमेज मूव होती है दिखती हैं। वही सेम कंसेप्ट होता है आपका वीडियोस के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर कंसेप्ट आता है एफपीएस का, मतलब फ्रेम्स पर सेकेंड, ठीक है। तो यूजुअली आप जो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखते हो तो अराउंड 24 फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है भाई। एक सेकेंड के अंदर आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर 24 डिफरेंट इमेजेस आ रही है। गेटिंग योर पॉइंट, फ्रेम पर सेकंड का कंसेप्ट समझ आया।
और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होता है। जैसे अगर आप स्क्रीन की बात करो तो स्क्रीन 60 फ्रेम पर सेकंड तक सपोर्ट करती है, कई स्क्रीन होती है 120 फ्रेम पर सेकंड तक सपोर्ट करती है। तो आप बेसिकली जितने ज्यादा फ्रेम पर सेकंड होंगे उतनी ज्यादा आपको एक वीडियो स्मूथ लगेगी, लैगी कम फील होगी। तो यूट्यूब पे भी 60 फ्रेम पर सेकंड पे जरा वैसे कंसेप्ट आ गया है। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट, ठीक है, कि भाई कोई भी वीडियो होगी उसकी एक एफपीएस लिमिट होगी, उसकी एक एफपीएस की वैल्यू होगी। उसका मतलब क्या होता है कि भाई कितने इमेजेस हम एक बार में दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, मतलब एक सेकंड के अंदर हम कितने इमेजेस को अटेट कर रहे हैं, कितने इमेजेस पे से क्रॉस कर रहे हैं। जिस भी वीडियो फॉर्मेट दे दो सारी, मतलब है तो वीडियो फॉर्मेट ही। तो हाँ, एवरीथिंग इज पिक्चर। एक्चुअली कैमरा जो होता है आपका, जो वीडियो रिकॉर्ड करते हो आप, वो भी इसी तरीके से वर्क करता है। आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, वो एक सेकंड में बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे इमेजेस क्लिक करना स्टार्ट करता है, एंड उसी को फिर कंबाइन करके वो एक वीडियो बनाता है। ठीक है। तो ये होता है एफपीएस का कंसेप्ट। ठीक है, फ्रेम्स पर सेकंड का कंसेप्ट, कि भाई हम कितने फ्रेम्स एक सेकंड के अंदर कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास ना एक लिमिटेशन क्या है, कि जो गूगल कोलैब है, गूगल कोलैब है, वो यूजुअली ना 1 एफपीएस पे, मतलब वीडियोस के लिए नहीं बनाए गूगल कोलैब। ये आपका 1 एफपीएस के ऊपर वर्क करता है, मतलब 1 फ्रेम पर सेकेंड। तो जब हम फेशियल रिकॉग्निशन कर रहे थे तब तो हमें एक ही इमेज के ऊपर बात करनी थी, तो हम उसको तो बहुत इजीली हैंडल कर पाए। बट अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एक वीडियो फीड की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर एटलीस्ट मतलब मेरे को मिनिमम 24 फ्रेम पर सेकेंड तो रखने पड़ेंगे, है ना। तो इस वजह से इस काम को सक्सेसफुली करने के लिए हम गूगल कोलैब पे नहीं जा सकते, तो अपने लोकल हार्डवेयर को यूज करेंगे। ठीक है। बट अगेन प्रॉब्लम आएगी मेरे पास, कि भाई जब मैं लोकल हार्डवेयर पे जा रहा हूँ, मैं लोकल हार्डवेयर पे जा रहा हूँ, तो डीप लर्निंग इज प्रीटी कॉम्प्लेक्स। हम गूगल कोलैब पे आए ही इसलिए थे कि भाई क्योंकि जो डीप लर्निंग के मॉडल्स वगैरह हम ट्रेन करते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हैं, एंड लोकल हार्डवेयर पे बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो मॉडल है उसको हम गूगल कोलैब के ऊपर ट्रेन करते हैं। ठीक है। बट जो उस मॉडल को हम यूज करते हैं वो हम अपने लोकल हार्डवेयर पे करते हैं। गेटिंग पॉइंट? कि भाई मॉडल को ट्रेन करेंगे, उसकी मॉडल की फाइल, अभी तक हम मॉडल की फाइल को सेव नहीं कर रहे थे, बट अब हम मॉडल की फाइल को भी सेव कर लेंगे। ठीक है। सेव करने के बाद उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके अपने जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर डाल देंगे, और फिर हम उसको यूज करेंगे अपने लोकल हार्डवेयर पे। करेंगे पॉइंट? क्योंकि जब मैं मॉडल्स की बात करता हूं ना, तो एक मॉडल को ट्रेन करना इज वेरी वेरी रिसोर्स इंटेंसिव कंपेयर टू एक मॉडल को यूज करना। और मैं एक मॉडल को सिर्फ यूज कर रहा हूँ, तो उसमें जो रिसोर्सेज लगेंगे दैट विल बी लाइक 1 से 2% ऑफ जो उसके रिक्वायर्ड थे उसको ट्रेन करने के लिए। ठीक है, बात समझ आइए? क्लियर है? तो अब सबसे पहले तो आप एक बार एक चीज चेक करो कि आपके में जो लास्ट कोड है उसके बाद इस तरीके का ये डेटा सेट FER 2013 इसे कोड लिखा हुआ है या नहीं, जो आपको मैंने फाइल भेजी है उसके अंदर है? ठीक है। ओके। तो अब आते हैं अपने इस मॉडल के यूजर स्पेस को हम कैसे वर्क करवाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसमें रन करने को किसने बोला है अभी? आपने रन ऑल किया होगा ना कभी। हम्म। अब जो मैंने आपको जिप फाइल भेजी फाइनल प्रोजेक्ट की, ठीक है, उसको आप अनजिप करोगे, अनजिप करना आता है? अनजिप करना आता है? एक्सट्रैक्ट करना? सिंपली कुछ नहीं करना, जो फाइनल प्रोजेक्ट की जिप फाइल है उस पर राइट क्लिक करोगे, और एक मिनट, राइट क्लिक करोगे, एंड मेरा वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। सो आपके में भी एक ऑप्शन होगा एक्सट्रैक्ट करके, होगा, मेरे में शायद से नहीं है, फिर मैं बिंदारा वैसे तो। बट आपके में एक्सट्रैक्ट ऑल फाइल्स या एक्सट्रैक्ट ऑल करके ऑप्शन होगा राइट क्लिक करने पे, उस पे मिल रहा है? करो करो। ठीक है, मैं ना इसको एक काम करता हूँ, अपने VS कोड के अंदर या जेड के अंदर किसी के अंदर खोल लेते हैं, ताकि मैं आपको फाइल्स वगैरह को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, कोड वगैरह दिखा सकूँ अच्छे से।
ठीक है, एक बार एक्सट्रैक्ट वगैरह हो जाए, खोल लो तो बताना मेरे को। कर रखा है ज्योति आपने? कर रहे हो अभी? कर लो एक बार। करने के बाद बेसिकली आपके फाइल मैनेजर के अंदर इस तरीके से फाइल्स हो जाएंगी कि या इस तरीके की फाइल्स एग्जिस्ट कर रहेंगी आपके फाइल मैनेजर के अंदर ना। ठीक है, ये पाई कैशे नहीं होगा, या अगर है भी तो डिलीट कर दो। ठीक है, और अगर आप मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर देखो तो आपके पास एक इमोशन मॉडल करके होगा, उसको डिलीट कर देना। ठीक है, नहीं है ऑलरेडी उसमें? ठीक है। Just a second. क्या? हाँ जी, एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, आपके वाले में वो मॉडल के अंदर इमोशनल मॉडल करके कुछ नहीं है ना, सिर्फ ये योलो वाला होगा, है ना? ठीक है, तो हमारा बेसिकली डेटा मॉड तो इस तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं। आप इसको अपना फोल्डर को वीएस कोड में खोल लो, इस तरीके से खुल जाएगा, डेटा सेट मॉडल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगा आपको। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करो, इस तरीके से खोल लो, एंड वंस यू आर डन लेट मी नो। हो गया, इसी तरीके से खुला हुआ है। ठीक है, डन। वीएस कोड में मेरा मतलब मैथ जेड में खुला हुआ है तो दिखने में डिफरेंट होगा, बट अगर मैं राइट हैंड साइड देखूँ आपके में लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे भी है इस तरीके से डेटा आएगा, राइट? तो डेटा सेट मॉडल्स क्लासिफायर एंड जो मेरे मेन फोल्डर का नाम है दैट इज इमोशन डिटेक्शन, या आपके में कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, इनके अलावा और कोई फाइल तो नहीं आ रही? ठीक है, केशव आपका हो गया? क्या इशू आ रहा है? 0101। अरे आपने ये फाइल खोल लिया ना, आपने डेटा सेट के अंदर एफ वाली फाइल खोली है, ये वाली, ये वाली फाइल मेरे में भी सेम ही है। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, तो मेरे में भी यही है। कोड की अभी हम बात भी नहीं कर रहे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी कोड वगैरह जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उस पर अभी हम चलेंगे एक बार ना। हमें एक टास्क करना है, एक काम करना है, पहले उसे काम पे लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो पहले एक बार हम उसको लगा देते हैं, वो इतने बैकग्राउंड में होता रहेगा, इतने हम कोड वगैरह समझ चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ पे जो FER2013.CSV है आपको फाइल मैनेजर में भी दिख रही होगी वो। मैं अपने फाइल मैनेजर में देखूं तो डेटा सेट्स के अंदर मेरे को ये वाली फाइल मिल जाएगी, सेट्स का जो फोल्डर है उसके अंदर आपको ये वाली फाइल मिल जाएगी। श्योर। अरे कुछ नहीं करना, रुक तो जाओ, तो रखो, मिल गई। अब हमें करना क्या है कि हम ना कोलैब पे जाएंगे अपने। ठीक है,
यहाँ पे ये होता है फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर होता है, इसके अंदर सैंपल डेटा वगैरह आता है। हम ना क्या करेंगे, फोल्डर नया क्रिएट करेंगे डेटा सेट्स के नाम से, और उसके अंदर वो फाइल अपलोड कर देंगे। कैसे? बस मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू फोल्डर, ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा डेटा सेट्स, ठीक है। एंड व्हाट आई विल डू इज कि इसके अंदर तीन डॉट पे जाके अपलोड, एंड अपलोड करते हुए मैं वो वाली फाइल को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे भी आपने सेव कर रखी है वहां से। मेरे पास यहाँ पे मोशन डिटेक्शन, इसके अंदर डेटा सेट्स यही FER2013.CSV, ठीक है। ओपन किया, यहाँ पे अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम 2 मिनट देंगे अपलोड होने के लिए। ये फाइल काफी बढ़िया, तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम टू गेट अपलोडेड। 287 MB की फाइल है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो विल गिव इट अ लिटिल टाइम टू गेट अपलोडेड, ठीक है। एंड जब ये फाइल एक बार अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आपको ये वाला जो ट्रेन वाला कोड था, जो लास्ट वाला कोड है ना हमारा, इसको रन कर लेना है, ठीक है। इसमें मैं एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करूंगा, वो आप लोग भी कर लेना। देखो अच्छा चलो आप पहले ये वाला काम कर लो, फिर मैं आगे की मॉडिफिकेशन बताता हूँ। हो गई? अरे फाइल कैसे हो गई? इसमें नहीं आ रही, FER2013 समथिंग है, नहीं है। आपने एक्सट्रैक्ट किया है फाइनल प्रोजेक्ट की, जो मैंने फाइल भेजी थी? आपने उसको डबल क्लिक करके खोल लिया, या राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट किया है, जो मैंने बोला था? एक्सट्रैक्ट किया है, तो उसके बाद तो फिर वो फाइनल प्रोजेक्ट का फोल्डर बना होगा, उस फोल्डर के अंदर फाइल होगी। हाँ, तो फोल्डर के अंदर जाओ, उसके अंदर डेटा सेट्स का फोल्डर होगा, डेटा सेट्स के अंदर वो वाली फाइल मिल जाएगी। हो गया, अपलोड हो गई। ओके, शो आपकी फोल्डर को
नहीं नहीं, हाँ मैंने बस डेटा सेट का एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर सिंपली ये फाइल एज इट इज अपलोड कर दिया। डबल क्लिक क्यों किया? फाइल अपलोड कैसे करते हैं? हमने डेटा सेट्स का फोल्डर बना लिया, इसके 3 डॉट पे गए, अपलोड पे क्लिक किया, जो भी फाइल है उसको सिलेक्ट किया, ओपन कर दिया। हाँ तो अब उसको जो भी डबल क्लिक करके खुला है उसको बंद कर दो और दोबारा काम करो ये वाला। और यार देख क्यों रहे हो, क्या बहुत कुछ आ रहा है, उसको छोड़ दो ना, बंद कर दो। आपने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया इसके ऊपर, दिखाओ। सेक्शन को एक बार ध्यान से देखा करो, अगर आप कहीं पीछे अटक गए हो तो वेट किया करो। सपोर्ट नहीं तो था। अब एक काम करो, इससे बेटर है यहाँ से डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम करके यस कर दो, यहाँ से दोबारा रिकनेक्ट करो और फिर करना। ठीक है, आपका कोलैब कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। ठीक है, और नीचे जो अपलोडिंग वाली लाइन है वो खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, जब आप इस पार्ट में पहुंचो तो लेट मी नो, तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अपलोड हो जाएगा तो लेट मी नो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इन द मीन टाइम आप कर सकते हो, एक मिनट रुको, एक मिनट देना मेरे को बस। हमें ना सबसे पहले अपना ट्रेनिंग वाले कोड को मॉडिफाई करना है। ठीक है, सो जो मॉडिफिकेशन है वो बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे आप देखोगे इन्फो ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है, लास्ट का बिल्कुल, फॉर एपॉक इन रेंज 100 मॉडल डॉट ट्रेन, इस तरीके के पार्ट होगा, देखो। इसके आपको क्या करना है, जो ये प्रिंट एपॉक एपॉक प्लस वन लॉस वाली लाइन है ना, जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे redo if epoch plus 1 percentage 10 equal to 0 एंड कॉलन, और फिर ये epoch वाली लाइन टैप कर देना एक बार। ये यही सेम चीज मैं कोड में भी कर रहा हूँ। अभी एक मिनट में दिखाते हैं दोबारा, एक बार मैं सेम चीज यहाँ पे भी कर दूँ एक बार, फिर दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से लाइन को मॉडिफाई करना है हमें। देखो यहाँ पे मॉडिफिकेशन है, इफ एपोक वाली ये लाइन डाली है और उसको थोड़ा सा सेट किया है। हाँ, लास्ट वाले कोड के बिल्कुल लास्ट वाले पाथ पे।
हो गया? ठीक है। अब ये तो मैं आपको एक बार कोड का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि कोड मेरा वर्क कैसे कर रहा है, किसमें क्या क्या है। एग्जैक्टली कोड की लाइन की बात नहीं कर रहे अभी, कौन सी फाइल क्या कर रही है वो वाला पार्ट समझते हैं पहले। ठीक है, तो हम एक बार VS कोड में आते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे देखोगे मेरे पास एक दो तीन चार मेन पाइथन की फाइल है यहाँ पे। तो पाइथन की फाइल है, चार है। एक है क्लासिफायर, एक डिटेक्टर, एक मेन एंड एक ट्रेन। राइट, जो ट्रेन डॉट पाई वाली फाइल है। ठीक है, तो अच्छा हाँ, इसमें हमारे पास एक डेटा सेट भी है। डेटा सेट में देखोगे FER 2013 का डेटा है। ठीक है, जो डेटा सेट है, ये डेटा सेट है क्या? दिस इज डिफरेंट इमेजेस विद देयर इमोशंस। ठीक है, ये डेटा सेट है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं लोगों की विद देयर इमोशंस, कि भाई ये जो पर्सन है ये एंग्री है, ये जो पर्सन है ये सैड है, या सो ऑन। ठीक है, हाँ हाँ, ह्यूमन इमेजेस है, ठीक है, ह्यूमन फेसेस की है। ठीक है, बस हमने क्या कर रखा है, ये डेटा सेट है ये मैंने ना प्री एनकोड कर रखा है। मैंने बताया था कि भाई इमेज को डायरेक्टली तो मेरा कोई भी मॉडल रीड कर ही नहीं सकता, उसको मैं एनकोड करना पड़ता है। तो मैंने इसको प्री एनकोड कर रखा है। तो इसी वजह से जब आप इस फाइल को खोलोगे अगर, तो आपको सिर्फ नंबर्स दिखेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स दिखेंगे इसके अंदर आपको। ठीक है, ये इसी वजह से, क्योंकि जो पहले लाइन है उसके अंदर इमोशन, पिक्सल्स एंड यूजेज लिखा है। ठीक है, कि भाई इमोशन कौन सा है। ठीक है, पिक्सल्स मतलब इमेज को मैंने इंकोड कर दिया, तो हर एक पिक्सल की एक वैल्यू आ गई, वो है। और यूजेज मतलब किस तरीके से उसको यूज करना है, यूजेज वाले पर इतना ध्यान मत दो, बट दिस इज द डेटा सेट। ठीक है, देखो अब इस प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि, हाँ, मेरे पास एक मेन फाइल है। ठीक है, जो कि कम्युनिकेट करती है मेरी क्लासिफायर, क्लास लिख लेते हैं, और डिटेक्टर वाली फाइल से। ट्रेन वाली फाइल बिल्कुल अलग है। जो मेरी मेन फाइल है वो क्लासिफायर और डिटेक्टर वाली फाइल से कम्युनिकेट करती है। ठीक है, हम इसके अंदर थोड़ी सी हेल्प मशीन लर्निंग की भी ले रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प डीप लर्निंग की ले रहे हैं, दोनों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो जो क्लासिफायर है दैट इज कंप्लीटली डीप लर्निंग। ठीक है, और जो डिटेक्टर है दैट इज मशीन लर्निंग। ठीक है, प्रोसेस क्या है कि भाई जो मेन फाइल है वो मेरा कैमरा ओपन करती है। ठीक है, उसके बाद जो मेरी डिटेक्टर वाली फाइल है वो उस कैमरा में से फेसेस को डिटेक्ट करती है। अभी हम इमोशंस वगैरह पे नहीं जा रहे, सिर्फ फेसेस ढूंढ रहे हैं कहां कहां पे। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या प्रोसेस है? जब डिटेक्टर वाली फाइल ने फेसेस ढूंढे, उसने मेन वाली फाइल को वापस किए। अब मेन वाली फाइल क्लासिफायर वाली फाइल जो है हमारी, उसको यूज करके इस फेसेस में से इमोशंस देखती है। क्या नहीं समझ में आया? कैमरा ओपन हुआ, फेसेस डिटेक्ट हुए, इमोशंस। हाँ, उसके दो पार्ट नहीं है, तीन फाइल है। जो मेन वाली फाइल है वो बाकी दोनों से कम्युनिकेट करती है। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है। हाँ जी, ठीक है, उस पे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, सारा एक्सेल बता दूं। ठीक है, अब प्रोसेस क्या चल रहा है, जो मेरी मेन फाइल है वो कैमरा ओपन कर रही है। ठीक है, तो दिस इज द वर्क ऑफ मेन फाइल। ठीक है, अब कैमरे में जो भी इमेजेस वगैरह दिख रही है वो मेरी मेन वाली फाइल भेज दी है डिटेक्टर वाली फाइल के पास। ठीक है, डिटेक्टर वाली फाइल का, ठीक है, डिटेक्टर वाली फाइल का क्या काम है, वो इसके अंदर फेसेस डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो भी कैमरे की फीड चल रही है उसके अंदर वो फेसेस डिटेक्ट कर रहा है मशीन लर्निंग के से। ठीक है, ठीक है, अब जो उसने फेसेस डिटेक्ट किए वो वापस मेन वाली को बता रहा है कि भाई इसमें यहाँ पे फेस है, इसमें यहाँ पे फेस है। ठीक है, अब जो ये इंफॉर्मेशन है कि इमेज के अंदर कहां कहां पे फेस है,
वो वाली इंफॉर्मेशन मेन फाइल भेजती है अब क्लासीफायर वाले फाइल के पास। ठीक है, ऑब्वियसली भाई कैमरे के आगे कोई फेस है ही नहीं तो क्या आएगा, है ना। वो क्लासीफायर के पास जा रही है। ठीक है, अब क्लासीफायर वाला क्या कर रहा है कि भाई फेस ऑलरेडी डिटेक्टेड है, तो ना वो सिर्फ उतने ही पार्ट को देख रहा है जहां पे फेस है, पूरी इमेज को नहीं देख रहा। जहां पे फेस है सिर्फ उतने पार्ट को देख रहा है। ठीक है, उतने पार्ट के अंदर वो इमोशंस को डिटेक्ट कर रहा है कि भाई जो ये फेस दिख रहा है इस ये कौन सा इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, वी हैव लाइक 5 और 6 इमोशंस जो कि हम क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, उनमें से कोई भी एक बताएगा, और साथ में ये भी बताता है कि भाई इसकी परसेंटेज क्या है, कि कितने परसेंट ये वाला इमोशन लग रहा है। ठीक है, हम अपने जो एक्सप्लेनेशन पे थे उसी पे वापस आते हैं एक बार। ठीक है, तो ये इमोशन रिएक्ट करता है। ठीक है, अब जो मेरी क्लासीफायर वाली फाइल है वो ना इमोशन बताती है कि भाई यहाँ पे जो फेसेस है उसका इमोशन क्या है, कितने परसेंटेज है। राइट, वो ना मतलब इंफॉर्मेशन भेजती है वापस मेन के पास। अब जो मेन फाइल है इन दी एंड क्या करती है कि भाई वो मान लो अभी ना वैसे तो 24 समथिंग फ्रेम्स पर सेकंड के आसपास ये चलती है। ठीक है, कभी कभी फ्रेम ड्रॉप भी हो जाते हैं। सो जो फ्रेम रेंज रहती है हमारे पास वो
ऑन एन एवरेज 10 टू 12 फ्रेम पर सेकंड की रहती है इसमें, ठीक है। तो अब जो ये 10 से 12 फ्रेम्स है, इसको मेन फाइल मॉडिफाई करती है, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक इमेज की, ठीक है। इसमें से हम एक फ्रेम ले लिया, इस तरीके की इमेज होगी, राइट। यहाँ पे लेट्स से जो पर्सन था वो बैठा हुआ है, वट एवर द इमोशन इज, ठीक है। तो सबसे पहले मेन फाइल ने इसको कैप्चर किया, इस तरीके की इमेज हुई, ठीक है। उसको उसने भेजा डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर क्या करेगा, फेस डिटेक्ट करेगा। तो जैसे ये पर्सन है, तो व्हाट विल इट विल डू इज कि भाई बताएगा कि इन कोऑर्डिनेट्स के यहाँ पे फेस है, ठीक है। वापस ये वाली इंफॉर्मेशन मेन के पास जाएगी, ठीक है। मेन वाली फाइल क्या करेगी, नहीं नहीं अभी रुक जाओ, इस पे सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ कर देगी इस तरीके से, ठीक है। हाँ सिर्फ फेस फेस पे बॉक्स ड्रॉ कर दिया। तो अब जितना भी पार्ट इस बॉक्स के अंदर है, वो वाला पार्ट जाता है क्लासिफायर के पास, मतलब सिर्फ कुछ इतना सा पार्ट, ठीक है। क्लियर है। क्लासिफायर क्या कर रहा है, इसके लिए रिटर्न करेगा वैल्यूज, कि भाई नंबर ऑफ इमोशन, हमारे पास ना जो इमोशंस है वो एक्चुअली हमने सीधे वर्ड्स में स्टोर नहीं कर रखे, एंग्री सैड इस तरीके से स्टोर नहीं कर रखे, वो ना नंबर्स में है, ठीक है। 0 1 2 3 अप टू आई गेस 5 है ये, ठीक है। तो 0 इज एंग्री एंड 1 इज हैप्पी एंड इस तरीके से मैपिंग है पूरी इसकी, ठीक है। तो इट विल रिटर्न मी वैल्यू लेट्स से 0 एंड 0.97, इस तरीके की वैल्यूज यहां से, मतलब यहाँ पे उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आई, क्लासिफायर ने ये चीज रिटर्न करी। मैं हर एक पे लिख देता हूँ, ये वाली मेन फाइल कर रही है, ठीक है। ये वाला काम डिटेक्टर का हो रहा है, ठीक है। ये वाला काम फिर से मेन फाइल का है, ड्रॉ कर रहे हैं ना बॉक्स, मेन फाइल ने कैप्चर करके उसको भेजी। डिटेक्टर ने मेरे को इस तरीके से पॉइंट्स बताया कि यहाँ पे इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में फेस है। मेन फाइल के पास इंफॉर्मेशन वापस आई, हाँ उसने ड्रॉ, देखो डिटेक्टर और क्लासिफायर के बीच में डायरेक्टली तो कोई कनेक्शन है ही नहीं ना, मेन के थ्रू ही तो है। तो मेन इज द फाइल जो हमारा मेन सारा काम हैंडल कर रही है। तो जब मेन फाइल के पास इंफॉर्मेशन आई कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, तो उसने उस पर बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अब सिर्फ उतनी बॉक्स वाली इमेज निकाल के उसने क्लासिफायर के पास भेज दी, ठीक है। तो क्लासिफायर ने मेरे को ये चीज का आउटपुट दिया, ठीक है। अब ये वाला आउटपुट दोबारा मेन के पास आया। सबसे पहले मेन फाइल ने क्या किया, जो ये नंबर है इसको एक्चुअल कौन सा इमोशन रिप्रेजेंट करता है ये उसमें कन्वर्ट किया, ठीक है। तो मतलब मेरे पास अब एंग्री आ गया एंड 0.97 स्टिल रहा, ठीक है। अब मेन फाइल भी वापस क्या करेगी कि जो मेरी इमेज थी मेन, ठीक है, जिसपे यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ हो चुका था, राइट। अब जो ये वाली इंफॉर्मेशन है, ये मेन फाइल इसके ऊपर लिख देगी, जैसे यहाँ पे बहुत छोटा लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एक्चुअली तो मतलब लिखे इतने छोटे में लिखना पॉसिबल नहीं है उंगली से। तो और यहाँ पे 0.97 समथिंग इस तरीके से, ठीक है। और हमें जो फाइनल आउटपुट दिखता है वो सिर्फ ये दिखता है, ठीक है। एंड रिमेंबर कि जो ये पूरा प्रोसेस है, ये 1 सेकेंड के अंदर 10 से 12 बार हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी कि भाई कितना ज्यादा फास्ट चल रहा है हमारा मॉडल, राइट। एंड इतनी ज्यादा अच्छा हमें अगर मॉडल चाहिए तो उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी खासी होगी, राइट। सो हम यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसकी, दिस इज अवर ट्रेनिंग मॉडल, ठीक है। अब जब आपकी ये फाइल अपलोड हो चुकी है, मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ ना आपके पास कोई भी अपलोडिंग की वो नहीं आ रहा अभी इंडिकेशन, ठीक है। तो आप इस ट्रेनिंग वाले कोड को रन कर सकते हो। है दिखा रहा है। हाँ आप किसी भी चीज का मॉडल बना सकते हो। यहाँ पे देखो ना, ट्रेनिंग वाला कोड पढ़ो, मैंने पूरा का पूरा मॉडल डिजाइन किया है अपने हिसाब से, जिस भी मर्जी चीज के लिए डिजाइन करो। आपको क्या दिखा रहा है, लास्ट लाइन पढ़ो। आपने अपलोड नहीं किया सही से।
क्या आपके पास इस तरीके की फाइल डेटा सेट के अंदर इस तरीके की फाइल एग्जिस्ट करती है साइड में? ठीक है, आपने डेटा सेट लिखा है, डेटा सेट का नाम? डेटा स्पेस सेट, मेरा देखो डेटा सेट्स पूरी एक नाम है, इस तरीके का आपको डालना है, इसको रीनेम कर लो। ठीक है, और आउटपुट कुछ इस तरीके का आने लगेगा आपका। देखो, हो गया, रन हो गया कंप्लीटली। पॉसिबल ही नहीं है इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया हो। आराम से 10 से 15 मिनट लेने वाला कोड है ये। आउटपुट क्या आ रहा है? अच्छा, आउटपुट वगैरह सब छोड़ो, जी यहाँ से रन करते हो, लास्ट में एरर आ गया, क्या एरर है? रन पढ़ो ना बस एरर की, एरर की सबसे लास्ट लाइन है वो पढ़ के बताओ। एरर आपने जो लाइन यहाँ पे मॉडिफाई की है उसमें कुछ ना कुछ इश्यू किया है, चेक करो। आपका रन होना स्टार्ट हो गया है ना, इसी तरीके का आ रहा होगा। ये वाला कोड आराम से 15 to 20 मिनट लेता है रन होने में। ठीक है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास जो डेटा था, जो हमने CSV फाइल FER2013.csv है ना, वो हमारे पास डेटा सेट है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास इमेजेस हैं, और उसको लेबल किया गया कि भाई इस इमेज में ये इमोशन है, इस इमेज में ये इमोशन है। ठीक है, उसके ऊपर मैं अपने मॉडल को एक मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ जो कि ये चीज इसमें पैटर्न दिख पाए कि भाई कहाँ पे कौन से पिक्सल किस तरीके से वर्क कर रहा है, जो कि भाई एंग्री बना रहा है उसको या कुछ भी बना रहा है। ठीक है, तो वो पैटर्न ढूंढ रहा है, पैटर्न ढूंढ के उसको सेव कर लेगा वो मॉडल डॉट, इसमें मॉडल्स का फोल्डर बन गया होगा आपको ऑलरेडी। इसके अंदर एक फाइल बन जाएगी अभी अभी जब ये कोड रन होएगा ना, तो एक फाइल बन जाती है कॉल्ड इमोशनल मॉडल डॉट पीटी। ठीक है, पीटी के नाम से ही सेव किया ना मैंने। सेकेंड, हाँ, इमोशनल इमोशनल मॉडल डॉट पीटीएच। ठीक है, इस नाम से एक फाइल बन जाएगी। दिस इज अवर मेन मॉडल जिसको हम डाउनलोड करके फिर यूज करेंगे। ठीक है, रन होना स्टार्ट हो गया आपका भी, है ना। अब इतना ही रन हो रहा है, इट विल टेक अराउंड 15 to 20 मिनट्स। तो इतने रन हो रहा है, इतने आपका सबसे पहला गोल ये है कि आप जो एक कोड हमने लिखा है ट्रेनिंग वाला, तो रीड आउट करो। कोई भी ऐसी लाइन आए जो ना समझ आए, आस्क करो, पूछो। ठीक है, हम्म। नहीं, ये ट्रेनिंग वाला पार्ट अलग है ना, ये तो मॉडल की ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें। बोला है कि रन कैसे हो रहा है, जो फाइनल रन होता है ना, वो उसका कंसेप्ट है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग वाला कंसेप्ट है, तभी तो मैंने आपको बोला कि फाइल पढ़ो तो आपको ट्रेनिंग कैसे हो रही है मॉडल की वो भी समझ आ जाएगा। दो पार्ट होते हैं, कभी भी हम मशीन लर्निंग, AI, डीप लर्निंग किसी भी चीज की बात करते हैं, हमेशा दो पार्ट होते हैं। एक, जब मैं मॉडल को क्रिएट कर रहा हूँ, एक जब मैं मॉडल को यूज कर रहा हूँ। जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, कि मैं मॉडल को यूज कर रहा हूँ। जो ये ट्रेनिंग वाला पार्ट है, ये वाला जो कोड अभी आप कर रहे हो, दिस इज मैं मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ लो, whatever the मतलब फिर देख लेना क्या रहता है आपको क्या नहीं, जो भी डाउट है पूछते रहना। कहाँ पे? ऑप्टिमाइजर बताया था ना, एडम ऑप्टिमाइजर वगैरह यूज करते हैं हम जो डीप लर्निंग के सबसे। जो यहाँ पे ऑप्टिमाइजर में देखो ना, ऑप्टिम डॉट एडम होता है, ऑप्टिम इज द लाइब्रेरी जो कि सारे ऑप्टिमाइजर्स को होल्ड करती है।
ठीक है, मेरा यहाँ पे डन हो गया है। ठीक है, मेरा मॉडल यहाँ पे सेव हो चुका है। सेव होने के बाद मॉडल्स के अंदर इमोशन मॉडल डॉट पीटीएच के नाम से आ गई फाइल। अगर करना है इसको डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। एंड डाउनलोड करके अपने जेड में जाओगे तो आपको ना मॉडल्स के अंदर एक फोल्डर जो आपको दिया है मैंने, उसके अंदर मॉडल्स के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर इसको डाल देना है। ठीक है, ट्रेनिंग वाला कोड पढ़ो, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। मेरे वाले को ऑलमोस्ट 5 मिनट लगे हैं रन होने में, आपके वाले को मे भी ज्यादा भी लग सकते हैं। ओके शेफ, डू वन थिंग, उस पे ना एक एच कूल के नाम से बटन होगा, उसको ऑन कर दो। हो गया, मॉडल के नाम से फोल्डर नहीं आ रहा। रन हो चुका है पूरा। हम्म, आ तो रहा है, थोड़ा वेट तो करो। कहाँ से, कौन सा बात समझ नहीं आ रहा बताओ। डिफाइन क्या? हाँ, हाँ, क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें बताओ। अपलोड नहीं करनी, डाउनलोड करके आपको सेव करनी है। जो आपका फोल्डर है ना जिसके अंदर सारे कोड्स वगैरह पड़े हैं, उसके अंदर एक मॉडल्स के नाम से फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर डालना है इसे। क्या क्या हो रहा है? सेल डॉट कॉन वन, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स। हम लेयर्स डाल रहे हैं, मेरा मॉडल है उसकी लेयर्स हैं ये अलग अलग। इसमें क्या मतलब एग्जैक्टली क्या चीज समझ नहीं आ रही, आपको लाइन का मतलब ही नहीं पता है? आपने वो वीडियोस नहीं देखी अभी तक, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स वाली, जो आपने मिस की थी क्लास एक, जो आपने मिस की थी आई फ्लू के चक्कर में, डीप लर्निंग की क्लास। हाँ, उसमें कॉन्वोल्यूशन किया था ना हमने। उसमें हमने कॉन्वोल्यूशन किया था और शायद रिकरेंट भी उसके अंदर किया था ना। हाँ, दो नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा था, कॉन्वोल्यूशन एंड रिकरेंट। फोल्डर के अंदर डालनी है ना सिंपली। अच्छा अच्छा, बेसिकली कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क होता है एक लेयर, टाइप ऑफ लेयर है। अब इसको समझाऊंगा तो काफी लाइक चीजें समझानी पड़ेंगी मेरे को, एक बार आप वीडियो देख लेना। बेसिकली कॉन्वोल्यूशन लेयर है, और कॉन्वोल्यूशन के साथ ही पूलिंग लेयर होती है। ठीक है, बाकी तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगी, नीचे वाली लेयर्स तो, है ना, ड्रॉप आउट लेयर, बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर। बैच नॉर्मलाइजेशन तो इसमें है नहीं, चलो। ड्रॉप आउट है, FC1, FC2, तो ये लेयर्स हैं बेसिकली, किस तरीके से डेटा को मूव कर रहा है। ठीक है, नीचे पढ़ लो फिर। यहाँ पे आपको जो मॉडल्स के नाम से फोल्डर है, इसके अंदर इमोशनल मॉडल डॉट पीटीएच के नाम से फाइल बन गई है कोड रन होने से। ये हमारा मेन मॉडल है जो हमने ट्रेन किया है। इसको आप 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करके अपने फाइल मैनेजर में देखो, हमारे पास एक मॉडल्स करके फोल्डर है, उसमें जहाँ पे हमने डेटा सेट देखा था ना, वहीं पे मॉडल्स करके एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर डाल देना है बस इस तरीके से। ठीक है, आपने ट्रेनिंग वाला कोड पढ़ लिया पूरा? हाँ, इसके अंदर 7 इमोशंस है।
ठीक है, और 7 इमोशंस, 0 पे एंग्री, 1 पे डिस्गस्ट, फियर, हैप्पी, सैड, सरप्राइज एंड न्यूट्रल। डाल दिया। कोड पढ़ो वापस। कोड कंप्लीट कहाँ हुआ आपका ट्रेनिंग वाला? अगर हो गया तो मैं आगे बता देता हूँ। नहीं नहीं, आगे तो पढ़ो, वो तो लेयर है। अब मॉडल को छोड़ दोगे, उसमें लेयर्स हैं बेसिकली, कि कॉन्वर्सेशन की लेयर है, उसमें से डेटा फ्लो हो रहा है। आगे का तो पढ़ सकते हो। इसका FAR is facial emotion recognition something है, that is the full form। and क्योंकि ये डेटा सेट लास्ट अपडेटेड 2013 का है, जैसे 2013 लगा हुआ है। कहाँ पे? बैच साइजिंग हमने यहाँ कहीं पे करी होगी ये, कि मैं 64 इमेजेस को एक साथ प्रोसेस करवाना चाहता हूँ, मतलब एक बार में 64 इमेजेस ही भेजना चाहता हूँ सिर्फ। हाँ, कुछ भी कर सकते हो आप, यूजुअली 64 128 ऐसे ही रखते हैं। 3 नंबर रखते हैं हम यूजुअली, 64, 128 एंड 256। बाकी ऐसा जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतने ही रखने हैं, दीज आर जस्ट कन्वेंशंस, ये रखे जाते हैं। कहाँ पे? ऑप्टिम एडम नहीं, एडम बोलते हैं उसे, एंड दैट्स द ऑप्टिमाइजर। जो हमने प्रोसेस पढ़ा था ना, कि एक्चुअली मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन कैसे होते हैं और डीप लर्निंग के मॉडल ट्रेन कैसे होते हैं सबसे पहली क्लास में। नहीं, उसकी प्रोसेस का एक पार्ट है ना बैक प्रोपोगेशन, और उसमें जो मैंने पढ़ा था, वो तो आपको भी पढ़ाया था शायद से, मैंने आपको बताया था वो वाला पार्ट। चलो।
हाँ, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें ये चीज़ हेल्प करती है। तो मैं लास्ट का कौन-सा वाला? ये तो पाइथन का ही पार्ट है जो हमने ऊप्स के आंसर में पढ़ा था कि भाई मेन क्लास है कि यहाँ से कोड रन होना एक्चुअली स्टार्ट होता है सबसे पहले। उसके बाद हमारी चीजें डिफाइन हो गई यहाँ पे कि एक्स वाई में लोड डेटा कर लिया, लोड डेटा ऊपर डिफाइन किया होगा, ये रहा रिटर्न पिक्सल लेवल्स कर रहा है वो एक्स और वाई में सेव हो गए। उसको मशीन लर्निंग का ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने ट्रेन टेस्ट वाले स्प्लिट को एक्चुअली जो डेटा सेट था उसमें से वाली वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर ली। उसके बाद मैंने ट्रेन लोडर और वैल्यू लोडर बनाया कि जब भी रिक्वायरमेंट हो उसके साथ उसके हिसाब से लोड करके दे देता। फिर मॉडल वगैरह डिफाइन कर दिया, डिवाइस डिफाइन किया, बस फिर ट्रेनिंग लूप आ गया। अच्छे से पढ़ा, समझ आएगा। ये वाली देखो, इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमारे पास ना जब ट्रेनिंग हो रही थी तो मेरा 100 ट्रेनिंग लूप थे, तो 100 के 100 का प्रिंट आता। तो 100 के 100 प्रिंट होते, ट्रेनिंग वन, ट्रेनिंग टू, ट्रेनिंग थ्री, ऐसे करके 100 का प्रिंट होता। माय गोल वाज कि भाई मैं से इस लाइन से होता क्या है कि हर ना एवरी 10th लूप प्रिंट होता है, ठीक है। तो टेक्निकली एवरी 10 लूप प्रिंट होना चाहिए था। आई हैव नो आइडिया क्यों मैंने कहाँ पे क्या इशू किया, और मैंने इस पे ध्यान भी नहीं दिया इतना। बेसिकली ट्रेनिंग हो रही है, दैट्स इट। आप लगे इसे हटा दोगे और इसको बाहर कर दोगे तो आपका वही एवरी लूप प्रिंट होगा।
फिर अपने डीप लर्निंग वाला पार्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेन वाले पे आ जाते हैं। अम, ठीक है, इसके यहाँ पे आ जाते हैं। अपना मेन इसके अंदर है, गया हो, समझ ना आया हो, समझा ट्रेनिंग कैसे हो रही है, हमारा मॉडल सेव कैसे हो रहा है, एवरीथिंग। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मेन डॉट पाई है उसके अंदर मैंने डेमो रन किया। ठीक है, इसके अंदर हम एक लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं कॉल्ड ओपन सीवी, ओपन कंप्यूटर विजन, विच अलाउज पाइथन टू बेसिकली एक्सेस योर कैमरा। ठीक है, तो हम एक लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं और सीवी, ओपन सीवी, जो कि पाइथन और आपके कैमरा के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने के काम आती है। टॉर्च विजन इज जब आपको इमेजेस के ऊपर कुछ काम करना हो, एंड सीवी इज जब आपको कंप्यूटर विजन के ऊपर, मतलब कंप्यूटर को, अपने कोड को कैमरे का लाइव एक्सेस देना हो। तो हमने फेशियल रिकॉग्निशन में भी सीवी टू ही यूज किया था एक्चुअली, अगर आप मशीन लर्निंग वाले पार्ट पे देखोगे। एंड टॉर्च विजन हम तब यूज कर रहे हैं जब हमारे पास इमेजेस को हमें देखना है, मतलब इमेजेस है उसको हमें रीड करना है, तो हम टॉर्च विजन यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया रन डेमो करके, जिसके अंदर कैम इक्वल टू 0 दे दिया, मतलब जो वट एवर द फर्स्ट कैमरा मेरा कोड फाइंड करता है वो उसको यूज कर लेगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल, कई सारे सिस्टम होते हैं जिसमें मल्टीपल कैमरास भी हो सकते हैं, है ना। कैम इक्वल टू 0 कि भाई जो भी फर्स्ट कैमरा उससे मिलेगा वो उससे यूज कर लेगा, क्योंकि देर आर मल्टीपल सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे कैमरा हो सकते हैं, 5-5 10 कैमरा भी लगे हो सकते हैं, है ना। अब इसके बाद मैंने स्टैब्लिश किए अपने दोनों मॉडल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि डिटेक्टर के लिए हम ना योलो मॉडल यूज कर रहे हैं। योलो इज बेसिकली प्री ट्रेन मॉडल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है यू ओनली लुक वंस। ठीक है, प्री ट्रेन मॉडल है जो कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के काम आता है। ठीक है, तो हमने इसका योलो का अगर देखो योलो हाइफन फेस वाला मॉडल यूज किया है, तो मतलब ये एक प्री ट्रेन मॉडल है जो कि फेस डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो कि फेसेस को डिटेक्ट करता है। एंड नीचे मैंने क्लासिफायर में जो मॉडल हमने ट्रेन किया है वो दे रखा है। राइट, राइट। उसके बाद मैंने वीडियो कैप्चर स्टार्ट करी। ठीक है, मैंने वीडियो कैप्चर स्टार्ट करी और मैंने देखा कि इफ नॉट कैप डॉट इज ओपन, मतलब अगर कैमरा ओपन नहीं हो पाया तो इट विल शो यू एन एरर, एरर कुड नॉट ओपन कैमरा। इसके बीच में इज ओपन के बीच में स्पेस क्यों, फंक्शन का नाम है, फंक्शन के नाम में स्पेसेस कहाँ आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने वाइल ट्रू लिखा, मतलब इनफाइनाइट लूप में, कि जब तक मैं ना चाहूँ तब तक वो इमोशन को डिटेक्ट करता रहे। ठीक है, उसके बाद मैंने दो वेरिएबल्स लिए, रेट एंड फ्रेम। ठीक है, इसके इसमें बेसिकली जो मैं कैप्चर करता हूँ। ठीक है, मैं जब कैप्चर करता हूँ इमेजेस को, तो मेरे को ना इमेजेस की एक सीक्वेंस भी चाहिए होता है कि पहली इमेज ये है, दूसरी इमेज ये है, तीसरी इमेज ये है, तो दैट इज बेसिकली रेट एंड फ्रेम जो एक्चुअल इमेज है। और मैंने यहाँ पे कैप डॉट रीड किया, मतलब जो कैमरे में से रीड करना स्टार्ट किया और इसको इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर रख दिया। ठीक है, अब मैंने बोला इफ नॉट रेट ब्रेक, कि भाई अगर कैप्चर हो ही नहीं रहा कुछ तो ब्रेक कर दो, मतलब बंद कर दो। राइट, बट अगर हो रहा है तो मैंने क्या किया, फेस इज इक्वल टू डिटेक्टर डॉट डिटेक्ट फ्रेम। ठीक है, कि भाई जो फ्रेम इज वन इमेज, फ्रेम इज अ सिंगल इमेज। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिटेक्टर डॉट डिटेक्ट फ्रेम। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि भाई वो कैप्चर कर रहा है इमेजेस को, इमेज को भेजे डिटेक्टर के पास, डिटेक्टर उसे फेसेस बता रहा है कहाँ पे है। तो भाई हो रहा है कि डिटेक्टर डॉट डिटेक्ट कर रहा हूँ मैं, डिटेक्टर मेरी फाइल है, जो डिटेक्टर वाली फाइल है ये मेरे को रिटर्न करती है फेसेस, और वो फेसेस की वैल्यू मैं फेसेस में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने फॉर x1 y1 x2 y2 इन फेसेस, मतलब दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, मैंने बताया ना 4 डॉट भेजेगा वो, जल्दी भूल भी गए। यहाँ पे देखो अभी बताया था, पहला उसने फ्रेम कैप्चर किया, उसने फ्रेम भेजा डिटेक्टर के पास, डिटेक्टर मेरे को इस तरीके के 4 डॉट भेजेगा, तो ये वही 4 डॉट है, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसको आप एक्चुअली 4 डॉट भी 4 डॉट की तरह मत देखो, इट्स मोर लाइक 2 डॉट। ठीक है, ये इस तरीके से 2 डॉट भेजता है।
ठीक है। अब दो डॉट से भी एक्चुअली एक स्क्वायर बना सकते हो, है ना। एक स्क्वायर बनाने के लिए आपके लिए दो डॉट भी काफी है पॉइंट। तो उस डॉट से स्क्वायर बन सकता है ना। तो दो डॉट भी काफी है, दो डॉट भेज रहा है ये, ठीक है। सो हर एक डॉट की, हर एक पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देना पड़ता है उसका। तो x1 y1 इज फर्स्ट डॉट, x2 y2 इज सेकंड डॉट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फेस इज इक्वल टू, मतलब फेस के अंदर मैंने फ्रेम में से जो ये वाली वैल्यूज है इसके बीच का पूरा एरिया मैंने एज अ फेस ले लिया, ठीक है। जो ये डॉट डॉट है इनके बीच का जितना भी एरिया था उसको एज अ फेस ले लिया, ठीक है। अब मैंने किया कि भाई इफ फेस डॉट साइज इक्वल टू जीरो, कि भाई अगर फेस का साइज जीरो है मतलब उसने कहीं पे तो रिजेक्ट किया फेस, उसने गलत भी बता सकता है वो, है ना। जरूरी तो ना फेस सही से रिजेक्ट करे, एरर रेट भी तो होगा। अब एरर रेट हुआ उसने कहीं पे दो डॉट बहुत पास दे दिए, तो भाई उसका साइज जीरो हो जाएगा, जो एरिया है एरिया जीरो हो जाएगा। और डॉट डॉट की पोजीशन सेम है तो एरिया जीरो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वही चेक किया कि भाई अगर एरिया जीरो है तो कंटिन्यू कर दो, तो मतलब वो फेस नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। बात समझ आई। दो फेस का दो पॉइंट, दो पॉइंट एक जगह पे कैसे होंगे, ऐसे और ऐसे, ऐसे और बहुत प्रिसाइसली जाओ तो ऐसे, मतलब मैं अभी बना नहीं पाऊंगा, ऐसे ऐसे क्यों, पॉइंट कैसे आ रहे हैं, पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पॉइंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो पॉइंट्स के बीच में फेस है ना, तो दो पॉइंट अगर एक ही जगह पे हैं तो इनके बीच में कैसे फेस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लेबल एंड प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है। मैंने बताया था कि भाई वो एक लेबल देगा एक प्रोबेबिलिटी देगा, राइट। अभी हमने ना सिर्फ इन दो डॉट पे अभी स्क्वायर ड्रॉ किया नहीं है, ठीक है। स्क्वायर ड्रॉ करने से पहले हमने ये वाले पॉइंट वाला डेटा इसको भेज दिया क्लासीफायर को, ठीक है। देखो यहाँ पे जो फेसेस वाला है और क्लासीफायर और प्रेडिक्ट फेस पे चला गया, ठीक है। कि भाई वो कौन सा इमोशन है बता देता यहाँ पे, दो वैल्यूज देगा मेरे को, लेबल और प्रोबेबिलिटी। तो ये मेरे को दोनों चीजें दे रहा है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ रेक्टेंगल, मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ, CV2 डॉट रेक्टेंगल फ्रेम, यहाँ इस मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे और जो हमारी इमेज थी उसके अंदर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। और कलर मैं डिसाइड कर रहा हूँ बीज ग्रीन, ठीक है, ठीक है। और जो कॉमा टू है दैट इज कि भाई जो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा उसकी जो लाइंस होंगी उसकी थिकनेस कितनी रहेगी, तो मैंने 2 पिक्सल की रखी है, ठीक है। 2 पिक्सल इसकी थिकनेस है। अब मैंने पुट टेक्स्ट किया, अब मैं जो लेबल्स आए उसके हिसाब से टेक्स्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेबल और प्रोबेबिलिटी को मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। तो x1 y1 में जो y है उसमें -10 मतलब y से थोड़ा सा नीचे, सॉरी थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैंने फॉन्ट बता दिया कि किस फॉन्ट में लिखना है लेबल और इसको प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। मैंने कलर बता दिया किस कलर से होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज BGR, मतलब जो तीन वैल्यूज है ना ये CV के टर्म से BGR होती है। सो ब्लू ग्रीन रेड, पहले वाले में पूरा ग्रीन 255 बीच में था तो मतलब डेट वॉज ग्रीन, इस वाले में 250 लास्ट में, सो ब्लू ग्रीन रेड रेड, ठीक है। उसके बाद CV2 डॉट आई एम शो, मतलब जो इमेज है वो फिर मैंने वापस दिखा दी, यहाँ पे इमेज बन गई थी मेरी, उसको वापस दिखा दिया, राइट। एंड हाँ ठीक है वो तो मैं दिखा रहा हूँ। अब मैंने वेट की 0x FF बनाई, मतलब क्यू को बना दिया। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो मेरी या तो मैं क्यू दबाता हूँ अगर, तो मेरा जो रिएक्शन हो रही है वो बंद हो जाएगी, उसको कट करने से बंद नहीं होता वो, क्योंकि वो लूप के अंदर है। तो टू प्रेस क्यू टू ब्रेक दैट लूप, ठीक है। और कैप डॉट रिलीज मतलब कैप्चरिंग बंद कर दी, कैमरा को रिलीज कर दिया। और डिस्ट्रॉय ऑल विंडो मतलब जो भी विंडो खुली हुई थी जिसके अंदर में चीजें दिख रही थी वो सारी बंद हो गई,
और यहाँ पे इफ नेम इक्वल टू मेन, रैंडम जो फंक्शन है उसको रन कर दिया। राइट, मेन वाला पार्ट समझ आया। अब जो ये आपका ये है डिरेक्टर डॉट पाई एंड क्लासीफायर डॉट पाई, ये आपके ऊपर है समझना, क्योंकि जो डिरेक्टर डॉट पाई है ये कंप्लीटली मशीन लर्निंग है। आप सॉरी, आप देख भी सकते हो, ये कंप्लीटली मशीन लर्निंग का ही पार्ट है छोटा सा। और जो मेरा क्लासीफायर डॉट पाई है ये डीप लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, ये वाली चीजें हम दोनों पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम दोनों चीजें ये वाली पढ़ चुके हैं। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि भाई आप इस कोड को पढ़ के समझ पाओगे। एक बार हम पहले रन कर लेते हैं। मॉडल रेडी हो गया ना, तो आप दोनों को ट्रेन हो गया ना मॉडल, तो पहले रन कर लेते हैं, फिर यू विल हैव द टाइम टू गो थ्रू दिस। ठीक है, ठीक है। और कल की क्लास में हम डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कुछ भी डाउट्स हो वो आप लेके आइएगा कल। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीक से हम ए वाले पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, इसको रन करना काफी सिंपल है। मैं टर्मिनल पे आ जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आई विल मेक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्रिएट करना याद है? इन्वायरमेंट क्रिएट करना याद है? तो वी डू पाइथन -m when and dot env। ठीक है, मैंने रन किया, दिस विल क्रिएट द इन्वायरमेंट। तो गिव इट अ सेकेंड। ठीक है, एनवायरनमेंट बन गया। यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा, मे बी ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। If I have the option to refresh, बस रिफ्रेश करने का ऑप्शन भी नहीं है। मैं फाइल मैनेजर में जाके देख सकता हूँ। एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हुआ मेरा। एक्टिवेट करके देख लेते हैं, सीधा पता लग जाएगा हमें, है ना। सो एक्टिवेट करने के लिए वी हैव डॉट env बैकस्लैश scripts स्लैश एक्टिवेट। हाँ, हो पा रहा है। ठीक है, वो डॉट env इस वजह से मे बी मेरे में हिडन है, आपके में दिख भी सकता है। ठीक है, मैंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया। ठीक है, अब जो आपके पास एक फाइल है रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी के नाम से, इसके अंदर वो सारे आपके मॉड्यूल्स हैं जो भी आपको चाहिए इस कोड को रन करने के लिए। ठीक है, तो हमें ये सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है। अब या तो मैं एक एक करके इंस्टॉल करूं, या फिर आएगा शॉर्टकट कॉल्ड पिप इंस्टॉल -r requirements डॉट टीएक्सटी। मैंने फाइल का नाम दे दिया सीधा। ठीक है, इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग एवरीथिंग इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो करो आप ये वाला काम, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप की नीचे वाली की। स्क्रॉल अप, कमांड्स। अच्छा, कमांड भी याद नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा। अभी कर देते हैं। हो जाएगा, कर लो। तीनों कमांड रन कर रहे हैं बस अभी तक तो। हाँ, एरर आ गया फिर। हुआ गाइस। नहीं हुआ अभी। कुछ दिक्कत आ रही है या कर रहे हो अभी। हाँ भाई, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कर रहे हो। हाँ जी बिल्कुल। क्या कुछ हो रही है। अच्छा हाँ, आपके में एनवायरनमेंट नहीं बनेगा ना। आप ये दोनों कमांड छोड़ दो, सिर्फ ये वाला कमांड रन कर लो। क्या। आपके नहीं बोल रहा, केशव के लिए बता रहा हूँ। आप ऊपर वाले दोनों छोड़ दो, सिर्फ लास्ट वाला रन कर लो, ठीक है। और इसके बाद हाँ, कुछ नहीं करना आपको। सिर्फ जो कमांड आएगा आपका नेक्स्ट, दैट इज पाइथन मेन डॉट पाई। आपको लास्ट में इन सबको करने के बाद जब आपका टर्मिनल वापस आ जाए, अच्छा मेरे में अभी भी इंस्टॉलिंग भी हो रही है। जब आपका टर्मिनल वापस आ जाए, आपको सिंपली लिख देना पाइथन मेन डॉट पाई। और दिखा रहा है। क्या लग सकता। क्या। हाँ, नेक्स्ट कोड नहीं, कमांड होता है ये। नेक्स्ट कमांड में। कहाँ पे कर रहे हो ये। अब डाउनलोड्स के अंदर कर रहे हो। डाउनलोड्स के अंदर कर रहे हो। हाँ, इश्यू तो नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ काम करते हैं। हम कॉपी करते हैं इसी में, सी में, यहाँ पेस्ट कर देते हैं।
अच्छा, अपनी विंडो की सिक्योरिटी। ये विंडो का नया विंडो सिक्योरिटी आ गया ना। और अपन कंट्रोल ठीक काम करते हैं। हम सेटिंग्स हम बंद कर देते हैं। क्या मैं अब यूज कर सकता हूँ? नहीं। बंद है मतलब। हाँ। आपने कुछ तो पॉलिसी वगैरह लगी हुई है यार आपके लैपटॉप में अलग से। किया जाए। मैंने लैपटॉप कहाँ से लिया था? हम तो कैसे। क्रोमा से लिया था। डल गई था। इसके अंदर पाइथन मेन डॉट पाई, पाइथन स्पेस मेन डॉट पाई। सिस्टम को रिस्टार्ट कर रहा हूँ आपके। लेट्स सी। और आपके में विंडोज रीसेट करवाने हैं एक बार। आपके ना जो विंडोज आई है, मतलब ठीक है ये ओरिजिनल है, बट पता नहीं किस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है, तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। तो इसकी विंडोज चेंज करनी पड़ेगी, मतलब विंडोज दोबारा फ्लैश करनी पड़ेगी इसमें। डेटा वगैरह तो कुछ होगा नहीं ऐसे जिसमें, है ना। तो इसकी विंडोज रिफ्लैश कर देंगे एंड उससे फिर ये प्रॉब्लम फिक्स। लास्ट टाइम मैंने आपको ये रिकमेंड किया था ना कि विंडोज पे। हम्म, ठीक है, इसकी विंडोज रिसेट कर देंगे अगर नहीं चलता तो। रन हो गया होगा, कैमरा खुल गया, मोशन डिटेक्ट कर रहा होगा।
अब चल गया, ये लो सेम तीनों कमांड और उसके बाद पाइथन मेन डॉट पाई। ठीक है, हुआ? तो एक बार करके दिखा देते हैं, एक बार लास्ट करके दिखा देते हैं। देखो सिंपली ये सब करने के बाद आई राइट पाइथन मेन डॉट पी वाई, मेन डॉट पी वाई, एंटर किया। इट विल स्टार्ट अप इन सम टाइम, गिव इट अ सेकंड। सब कुछ लोड वगैरह कर रहा है। मेरा कैमरा तो ऑन होगा, ठीक है। चलो देखो मैं कैमरे को शटर आउट करूँ, रिएक्टिंग द फेसेस, राइट। इसको बंद करने के लिए सिंपली आप क्यू दबाओगे और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल वर्क। हाँ, ये लो, मैं जूम कर देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। अरे अरे लाओ लेकर लैपटॉप देखो। आप कमांड क्या रन कर रहे हो पहले वो तो? पाइथन डॉट पी वाई, पाइथन हाँ मेन डॉट पी वाई हाँ। अगर ये रन दिखाओ फिर तो क्या हो? ला लो लैपटॉप, यहीं से ले आओ ना। अब बता घूम के क्या होगे, यहाँ पे रख दो बस, मैं देख लूंगा। आ क्या मतलब अपना फेस देखोगे तो आपके ऊपर इमोशन करेगा, ठीक है। कैमरा बंद करना है तो क्यों दबा दो, कैमरा बंद हो जाएगा आपका। को रन तो कर ही लिया होगा आपने। हमने रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग सही लिखी है, रिक्वायरमेंट्स की स्पेलिंग सही लिखी है। अपने आप गलत हो गई, अच्छा। ठीक है, चल रहे। तो अब जो डिटेक्टर और क्लासिफायर वाले कोड्स हैं, आज का आपका टास्क ये रहेगा कि अभी 15 मिनट है, अभी भी मतलब उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर लो। सबसे पहले आप डिटेक्टर वाला कोड पढ़ लो, छोटा सा है, ठीक है, वो आप अभी 15 मिनट में कवर कर सकते हो। जो क्लासिफायर वाला कोड है वो एक बार आप रीड आउट करके आना। अगर समझ आता है अच्छे से तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आता तो कल हमारा रहेगा डाउट सेशन, ठीक है। सो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, आप लोग जितना भी अब तक हमने पढ़ा है, ये मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, कुछ भी, उसमें से आप एक बार रिवाइज करना सारी चीजें। जहां जहाँ पे जो जो प्रॉब्लम है आपको, वो आप नोट डाउन करके ले आना कि भाई इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हम उन टॉपिक्स को एक बार रिकवर दोबारा कवर कर लेंगे। ये जो मैं इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ सबसे पहले वाले में, तो मैं जो डॉट env दिया, दैट इज माई इन्वायरमेंट का नेम। और जो मैं इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ तो इन्वायरमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही रहता है, एक ही स्ट्रक्चर होता है कि भाई इन्वायरमेंट का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक स्क्रिप्ट का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक एक्टिवेट के नाम से फाइल होगी। वो फाइल मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। जब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा यहाँ से इस तरीके से इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे डॉट env लिखा गया ना इसके आगे, इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाता है। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर मैं रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल को इंस्टॉल कर रहा हूँ। बात समझ आई? और लास्ट में पाइथन मेन डॉट पाई लिख के मैं अपना जो मेन वाली फाइल है उसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। चल गया आपका रिक्वायरमेंट वाला पार्ट। क्या हो रहा है?
हाँ, रिक्वायरमेंट यही तो हो रहा है, रिक्वायरमेंट जैसे कमांड तो चल रही है। ठीक है, इट विल टेक जस्ट सम टाइम, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा रिक्वायरमेंट वाली फाइल। ठीक, कमांड से आपको पता लगेगा। राइट, सो आई एम क्लोजिंग द शेयर नाउ, मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, इसके साथ आपका डीप लर्निंग खत्म होता है। ठीक है, तो वी विल मीट टुमारो फॉर डाउट सेशन, एंड नेक्स्ट वीक से एआई वाले पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, एआई वाले पार्ट में हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, प्रोजेक्ट बिल्ड करते करते वट एवर द कंसेप्ट आर उनके बारे में पढ़ते चलेंगे। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। रिक्वायरमेंट का थोड़ा ना बोला, मैंने डिटेक्टर का बोला। डिटेक्टर डॉट पाई करके जो फाइल है, इसके अंदर एक छोटा सा कोड है फेस डिटेक्टर का। पाइथन स्पेस मेन डॉट पी वाई। प्रोसेस हो रहा होगा, 2 मिनट रुको। जो लाइन जिसके आगे आपने लिखा था वो वापस तो नहीं आई ना अभी? हाँ, तो प्रोसेस हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। अब देखो मॉडल वगैरह काफी बड़े बड़े हैं, इनको लोड वगैरह करने में टाइम तो लगता ही है। आगे ना, कि मॉडल काफी बड़े हैं, इनको करने में टाइम लगता है, तो इस वजह से इट टेक्स टाइम। क्यू दबाओगे बंद हो जाएगा वो, वैसे आप क्रॉस करोगे तो बंद नहीं होएगा। नंबर के हम अरेज यूज कर रहे हैं ना, जो भी हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवा रहे हैं, जो पहले पॉइंट्स आ रहे हैं या फिर जो फेस के फीचर्स हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? हम्म, आपको सिलेक्टेड ही नहीं था। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? और डिटेक्टर वाला कोड पढ़ लिया? वो तो सिंपल ही कोड है, मशीन लर्निंग वाला है पूरा, है ना? ठीक है, तो क्लासिफायर वाला आप घर से पढ़ के आना, उसमें देख लेना क्या क्या कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हो तो कल आप ले आना, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और आज की क्लास के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू। हाँ हाँ, पाइथन वगैरह जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है ना, कहीं से भी कुछ भी डाउट हो सब ले आना। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, मैं आपको जो कोर्स कंप्लीशन के बाद वाला टेस्ट है उसके बारे में बता चुका हूँ ना? सॉरी, मोस्ट प्रोबेबली मई लास्ट में, 30-31 मई को हो जाएगा। अभी एग्जाम्स हैं, कब क्या टाइमिंग है एग्जाम्स की? सॉरी, टाइमिंग कह रहा हूँ मतलब
डेट्स कौन कौन सी कैसे है? पूरा जून पहला कब है? 8 जून को है ना? तो हम तो 30 और 31 मई को बात कर रहे हैं। अभी एक वीक होगा, अब कब से तो कोर्स चल ही रहा है। तो फिर 31 के बाद 8 दिन होंगे, नहीं हो पाएगा? है ना? मतलब देखो जून में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपके कोर्स काफी लंबा एक्सटेंड होएगा, फिर वही प्रॉब्लम आएगी ना। तो इसलिए हम तो सोच रहे थे कि 30-31 में आपका एग्जाम करवा लेंगे। फिर 2 एग्जाम होंगे, एक डेटा एनालिसिस वाला, एक डेटा साइंस का। 2-2 घंटे के आते हैं दोनों। एंड डेटा एनालिसिस वाले में तो आपने पढ़ा ही हुआ है, उसमें तो बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें है नहीं। डेटा साइंस है, उसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, उस पे फोकस करना है। एग्जाम में इस वाले एग्जाम भी नहीं है, असेसमेंट है इसमें। ऐसा पास फेल वगैरह वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं, द पॉइंट इज कि फेल होके भी कुछ नहीं होगा, पास होके भी कुछ नहीं होगा। ये जो एग्जाम है ये डायरेक्ट आपका चार्जर रह गया। ये बेसिकली सिर्फ इसलिए है कि भाई आपको कौन कौन से टॉपिक सही से समझ आए, कौन कौन से टॉपिक सही से समझ नहीं आए। आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप किस तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, उनके क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे नहीं पाओगे, ये सब चीजें जज करने के लिए है, ताकि जो आपको आगे प्लेसमेंट ट्रेनिंग का पार्ट होना है उसमें किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे नहीं, वो वाली बात डिटेक्ट की जा सके। इसलिए होता है एग्जाम बस। तो ठीक है, 31 को प्लान करेंगे, 30th को डेटा एनालिटिक्स, 31 को डेटा साइंस। डन। ओके, चलिए, थैंक यू।